अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमने वायरसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक है वायरसेस। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके डायरेक्ट वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। आज हम करेक्टरिस्टिक्स से ही उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में पहली बात जो ये है कि दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। मतलब इस तरह के ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, या आम जो माइक्रोस्कोप होती है उससे नहीं देखे जा सकते। जहाँ भी वर्ड अल्ट्रा आएगा उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्टडी की जा सकती है। ठीक है, तो वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर इनके साइज़ की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट इसमें से है वो है 20 नैनोमीटर एंड दैट आर कॉल्ड पर्वो वायरसेस। ठीक है, तो पर्वो वायरसेस का साइज़ जो है वो 20 नैनोमीटर होता है, और अगर लार्जेस्ट की बात करें तो उसमें 250 नैनोमीटर साइज़ है, और पोक्स वायरसेस का साइज़ जो है वो 250 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं उनका साइज़ कितना होता है एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, एंड जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं साइज़ में उनका साइज़ कितना होता है और वो क्या कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पर्वो वायरसेस छोटे होते हैं साइज़ में, एंड पोक्स वायरसेस सबसे लार्जेस्ट साइज़ के ये होते हैं। सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है फिल्ट्रेबल। हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरिया से भी उनका साइज़ जो है वो कम होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो फ़िल्टर में से नहीं गुजर सकते, फ़िल्टर पेपर में से नहीं पास कर सकते। ऑन द अदर हैंड वायरसेस जो है वो 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, दैट्स वाई दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। लेकिन बैक्टीरिया फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये 3 लफ्ज़ हैं इसमें। ठीक है, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो पहली बात हम पैरासाइट से शुरू करते हैं कि पहली बात ये कि वायरसेस सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी न किसी होस्ट पर रहते हैं और वहाँ पर डिजीज़ भी कॉज करते हैं, वहाँ पर नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि वायरसेस सिर्फ और सिर्फ ये किसी सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो वायरसेस होते हैं ये असल में ए सेलुलर एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ए सेलुलर मतलब इनके अंदर सेल्स नहीं होते, और जिनके अंदर सेल्स नहीं होते हम उनको कहते हैं कि ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वायरसेस एक्चुअली में ए सेलुलर होते हैं। अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं तो तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब हम इनको कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सेल के अंदर जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पर ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से इनको कहते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, अगर जब तक ये ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट का क्या मतलब है? ऑब्लिगेट हम कहते हैं किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर देना, लाजिम हो जाना। ठीक है, तो ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि ज़रूरी है वो सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, सेल के बाहर होंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट। अच्छा, दूसरी तरह के भी एक होते हैं जो उनको कहते हैं फैकल्टेटिव। ठीक है, तो फैकल्टेटिव आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रोज कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल बाहर भी ग्रोज कर सकते, लेकिन वायरसेस ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि ऑब्लिगेट होते हैं, और ऐसे पैरासाइट्स जो आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं। लेकिन ऐसे पैरासाइट्स जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं, किसी एनिमल के अंदर ग्रो करेंगे, किसी प्लांट के अंदर ग्रो करेंगे, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करेंगे, दे आर कॉल्ड एज वायरसेस। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है इसमें कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो रेप्लिकेशन के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज़ बनाना। ठीक है, तो ये अपने जिस प्रोसेस के ज़रिए से ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, अपनी रेप्लिका बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ये रेप्लिकेट तो करते हैं लेकिन इनकी अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। बायोसिंथेटिक मशीनरी का मतलब ये प्रोटीन्स नहीं बना सकते, ये अपने कंपाउंड्स नहीं बना सकते, ये अपना स्ट्रक्चर खुद नहीं बना सकते, अपनी इनकी मशीनरी नहीं होती। दे लेक बायोसिंथेटिक मशीनरी, दैट्स वाई दे नीड अ सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। इसीलिए किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहते हैं ताकि ये अपनी कॉपीज़ बना सकें। ठीक है,
अच्छा, वायरसेस आर पार्टिकल नॉट सेल्स। वायरसेस के अंदर कोई सेल नहीं होता, ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये सेलुलर कहलाते हैं। और दूसरी बात यही कि लेक्स है बायोसिंथेटिक मशीनरी, इनके अंदर कोई जो इनके कंपाउंड्स और इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी किस्म की मशीनरी नहीं होती, ठीक है। अब देखें, अगर हम वायरसेस को वायरसेस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अगर हम किसी प्लेट में जाके इसको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दे देंगे तो तब भी ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बना सकेगा, ठीक है। ये कहेगा कि मेरे पास ये दो चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन मेरे पास मशीनरी तो नहीं है ना। तो मशीनरी इसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे उसको हम कहेंगे होस्ट, और होस्ट की ही मशीनरी को इस्तेमाल करके ये अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट, क्योंकि हमने कहा कि ये वायरसेस हैं तो सॉरी पैरासाइट्स हैं, तो पैरासाइट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट मतलब ये है कि वायरसेस को हम कॉजेटिव एजेंट्स भी कहते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी डिजीजेस देखी हैं जो कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरसेस की वजह से फैलती हैं, ठीक है। तो ये एज ए कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मैनी डिजीजेस भी जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना वायरस, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन है ये एक, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कोरोना का कॉजेटिव एजेंट है। वायरल इन्फेक्शन कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बट, अच्छा उसने ये कहा है नेक्स्ट लाइन में कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हम उनको किसी भी एंटीबायोटिक के ज़रिए से इस्तेमाल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी जो है वो एंटीबायोटिक्स इन पर काम नहीं करती, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो काम कर जाती हैं। देखें, अब कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल पर मतलब उसके सेल के एंजाइम्स को उसको वो ख़त्म करती है, ब्रेक डाउन करती है, फिर या सेल मेम्ब्रेन को करती है या फिर सेल साइटोप्लाज्म को करती है, और फिर जाकर वो वहाँ पर अपना काम फंक्शन करती है। लेकिन वायरसेस के अंदर तो सेल ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ये कैसे काम करेगी, ठीक है। तो जो वायरसेस को क्योर करने के लिए ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं, हम उनको एंटीबायोटिक नहीं बल्कि एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। और एंटीवायरल ड्रग्स क्या करते हैं, चूंकि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन करके तो वहां पर अपना ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंटीवायरल ड्रग्स। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की हम लोग जब बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को समझने से पहले हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं वायरियन, ठीक है। तो उसने वायरियन को समझना है हमने, ठीक है, और वायरियन और वायरसेस में फ़र्क पता हमने करना है, ठीक है। तो वायरियन कहते हैं कि जब तक कोई भी इस जो पार्टिकल है इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमने वायरस का, अगर तो वो सेल के बाहर है, ठीक है, तो उस वक़्त वो वायरियन कहलाता है। जब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा और डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, रेप्लिकेट खुद को करना शुरू कर देगा, तो तब वो वायरस कहलाएगा। सिंपल सा फ़र्क है, जब तक सेल से बाहर है तो वायरियन होगा, अगर सेल के अंदर है तो फिर वो वायरस कहलाएगा। इसी वजह से हमने कहा है कि वायरियन एक कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल है। इन्फेक्शन उस सूरत में काज करेगा जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से लिखा हुआ है कि ओनली कॉज डिजीज इन सेल, मतलब डिजीज सिर्फ उस वक्त कॉज कर सकता है जब ये सेल के अंदर होगा। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल कोर होता है, मतलब वायरसेस जिस तरह बने होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, कुछ के अंदर आरएनए होता है। अगर इनकी भी दो टाइप्स हैं, क्योंकि आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, तो उसी लिहाज से वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए है या आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसकी जीनोम कहलाएगी। जीनोम वो चीज़ होती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, या आप ये कह लें कि कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज जीनोम, या फिर आप जेनेटिक मेकअप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कोर के बाद एक और इसका पार्ट है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। अच्छा, अब पूरे के ऊपर मैंने आपको कहा था दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सेंट्रल कोर हो गया जो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का जो कोट होता है ना, ऊपर लेयर प्रोटीन की एक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोट को, ये है कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड का काम क्या है कि ये वायरस को डेफिनेट शेप देगा, जिस तरह से सेल वॉल देती है, ठीक है, इसी तरह से
आगे जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट से मिलकर बनता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। अब उसने कहा है कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इसका क्या मतलब है कि एक नंबर ऑफ कैप्सोमेयर मतलब जितने कैप्सोमेयर होंगे उतना ही वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब भी 46 की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये ह्यूमन के क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्योंकि ये उसी का कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से कम जितने कैप्सोमेयर्स होंगे उतना ही किसी वायरस का हम कहेंगे कि ये वाला वायरस है। जैसे कि हर्प्स वायरस है तो उसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। एडिनो वायरस है तो उसके अंदर जो है वो 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों वायरसेस डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। आगे हम डिजीजेस को जब डिस्कस करेंगे तो इस तब देखेंगे इनको। ठीक है, तो कैप्सोमेयर्स की समझ लग गई कि जो प्रोटीन कोट है, जो कैप्सिड है, वो छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट से मिलकर बनता है जिनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब होता इस तरह से है आगे कि जब एक वायरस सेल के अंदर जाता है तो उसने अपनी कॉपीज बनानी है। ठीक है, तो वो एक सेल से ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाएगा, दूसरे से तीसरे सेल के अंदर जाएगा। तो जब एक सेल से उसने बाहर निकलना है तो वो किस तरह से निकलेगा, इसके आगे दो तरीके हैं। ठीक है, तो या तो वो क्या करेगा, एक सेल को वो फाड़ कर दूसरे सेल में चला जाएगा, या फिर दूसरा तरीका इस तरह से है कि जो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी उसमें से बड बनाएगी। ठीक है, तो वो वायरस पहले उस बड के अंदर आएगा और फिर उस बड वो जो बड है वो सेपरेट हो जाएगी, तो वहाँ पर मतलब अलहदा से वो वायरस नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने ये दो सर्कल्स ड्रॉ किए हुए, आप देखें कि एक वायरस है तो डायरेक्ट सेल वॉल को ये आप कह लें कि फाड़ कर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें सेल मेम्ब्रेन और बड बन रही है उसके अंदर वायरस, और ये बड फिर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें जो बड के जरिए से सेपरेट हुई है उसके इर्द गिर्द अभी भी मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट सेल में से निकल गया उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसकी बेस पर दो टाइप्स होती हैं, एक इन्वेलप्ड वायरसेस और दूसरा नेकेड वायरसेस। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स के अंदर इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो नेकेड वायरसेस जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं। और इन्वेलप्ड वायरसेस ऐसे वायरसेस जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोकैप्सिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके इर्द गिर्द होती है। नेकेड वायरसेस नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट वायरसेस की शेप को अगर हम लोग देखें तो पॉलीहेड्रल इसकी शेप हो सकती है। पॉलीहेड्रल का मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे कि फिलामेंटस वगैरह। ठीक है, एक और टर्म है इसमें प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है, प्रियोन्स वायरसेस नहीं है, ये वायरसेस से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए, कोई 35 या 36 ईयर्स इसको हो गए, 1983 में ये डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अभी तक इस पे बहुत कम स्टडी हुई है, समझ लगी इस बात की। उसके बाद कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर का ये मतलब होता है कि अभी तक किसी को इसकी, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में बहुत कम हुआ है, तो अभी तक किसी को नहीं पता कि वायरसेस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं या किस तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो वायरसेस से भी स्मॉल होते हैं। दूसरा, बस एक बात इसके बारे में अभी तक कंफर्म पता चली है कि ये प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसमें एक और बात भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने ये देख लिया है। ठीक है, तो सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर सेल्स हैं नहीं, न्यूक्लियस तो सिर्फ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो डीएनए भी नहीं है, तो ये रेप्लिकेशन प्रोटीन किस तरह से करेगी। ठीक है, ये अभी तक कहीं भी डिस्कवर नहीं हुआ। अच्छा, कंपोजिशन क्या है इसकी, प्रियोन्स की ही मैं बात कर रही हूँ। प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि प्रोटीन्स रेप्लिकेट किस तरह से बनती है। उसके अलावा जैसे हमने देखा ना कि डीएनए ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन कब बननी है, कैसे बननी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के अंदर होती है, लेकिन प्रोटीन्स कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डिजीजेज। ये जो प्रियोन्स हैं ये किस किस्म की डिजीजेस कॉज करता है। पहली बात तो ये कि जो इससे डिजीजेस कॉज होती है वो बड़ी रेयर किस्म की डिजीजेस होती हैं। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है मैड काउ डिजीज, और नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन की वजह से मतलब ज़्यादातर ऐसे इन्फेक्शंस कॉज करेगा जो कि ब्रेन को इफेक्ट करेंगे। मैड काउ डिजीज़ या मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज़ ऑफ ब्रेन, मतलब ऐसी डिजीज़, मिस्टीरियस मतलब पुरस्रार, मतलब ये कि ऐसी डिजीज़ जिनका कंफर्म नहीं कुछ कह सकते कि ये किस तरह की डिजीज़ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्टीरियस डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस।
बैक्टीरियोफेजेस को क्या कहते हैं, मतलब बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेजेस मतलब वायरसेस, मतलब ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि ये 3 तरह की होस्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। तो ऐसे वायरसेस जो कि अपना होस्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की कितनी तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, शक्लें किस तरह की हो सकती हैं? ये रेगुलर सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड, रेगुलर सॉलिड का मतलब इनकी सिमेट्री एक जैसी होती है, ठीक है। उसमें क्यूबिकल फेजेस आ जाते हैं जिसके 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद आइकोसाहेड्रल फेजेस जिसके 20 फेसेस होते हैं। जैसे एक रूम होता है ना, तो सारी दीवारें एक ही तरह की होती हैं, तो इस तरह की उसकी शेप होती है, ठीक है। हेलिकल मतलब रॉड शेप्ड, ये स्पाइरल सा बना हुआ है, तो ये रॉड की शक्ल का होता है। टैडपोल लाइक जब भी होगा तो उसकी 2 तरह की जो है वो किस्में होंगी, 2 पार्ट्स होंगे उसके। एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड हमेशा पॉलीहेड्रल होता है। जो ऊपर मेरा स्ट्रक्चर मैंने देखें ड्रॉ किया हुआ है ना, वो हेड बना हुआ है। टेल रॉड लाइक एक नीचे वो रॉड्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेड और टेल। पॉलीहेड्रल हेड होता है और टेल रॉड लाइक होती है। उसके बाद है वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, मतलब ये है कि बैक्टीरिया को बहुत सारे वैरायटी है वायरसेस की जो कि इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो उसमें से उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इफ़ेक्ट हुआ है अब तक, वो है इकोलाई, इस्ट्रिशिया कोलाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जो अब तक सबसे ज़्यादा वायरसेस से इफ़ेक्ट हुआ है। अब देखिए, वैसे भी जब हम लोग जनरल बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो उसमें से सारे बैक्टीरिया में से जो सबसे ज़्यादा अब तक स्टडी हुई है ना, वो इस्ट्रिशिया कोलाई, इकोलाई पर ही हुई है, ठीक है। तो अब जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया तो ज़ाहिर सी बात है उसके दुश्मन को भी सबसे ज़्यादा उसी को स्टडी किया जाएगा। तो उसमें से अब जितने भी इकोलाई को या मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को फेजेस इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेजेस इफ़ेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज को, वो होते हैं, उनको कहते हैं टी फेजेस, ठीक है। आगे टी फेजेस की 7 टाइप्स होती हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7। जो इसमें से इवन नंबर वाली सारी फेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई हैं, जैसे T2, T4 एंड T6। तो इसमें से भी आगे T2 और T4 को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं T4 फेजेस का। तो इसको भी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया। तो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल टैडपोल लाइक, और टैडपोल के अंदर क्या था, एक पॉलीहेड्रल हेड था और एक उसकी रॉड शेप्ड टेल थी, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मैंने आपको बताया था ना कि डीएनए का सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, डबल भी होता है, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद प्रोटीन कोट, मतलब ये कि ऊपर से जो प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। तो प्रोटीन कोट होता है, उसमें प्रोटीन कोट जो है वो हेक्सागोनल भी हो सकता है, प्रिज्म शेप्ड भी हो सकता है। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 फेसेस होंगे। प्रिज्म ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट गुजरती है, फिर वो आगे 7 डिफरेंट लाइट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रिज्म आपने फिजिक्स में देखा होगा। तो प्रिज्म शेप्ड होती है, या फिर पायरामिडल शेप्ड। पायरामिडल शेप्ड ऐसी शेप को बोलते हैं जिसके अंदर 2 ट्राइंगल्स जुड़ी हुई हों, ठीक है। अच्छा, टेल का अब ये था। अब ये हेड का स्ट्रक्चर देख लिया है। हेड में 2 चीज़ें आ जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आ जाती है, ठीक है। अब हमने देख लिया टेल का स्ट्रक्चर। उसने कहा कि टेल का स्ट्रक्चर हेड से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखें, उसने कहा कि एक होता है कोर। अब आप ये देखें बेटा, साथ डायग्राम एक बनी हुई है, ऊपर इसका हेड है, ठीक है। दरमियान में ये जो थोड़ी सी थिक सी ट्यूब सी बनी हुई है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं कोर। तो कोर उसकी जो होती है वो ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, और इसके अंदर भी प्रोटीन ही प्रेजेंट होती है। अब उसी ट्यूब के बाहर देखें, दोनों साइडों पर एक शीथ बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, वो भी प्रोटीन की लेयर होती है। उसके बाद अब ये देखो ज़रा, उस ट्यूब के जो नीचे वाला सर्कल से बना हुआ है, उसके नीचे एक ब्लू कलर की प्लेट नज़र आ रही है, उसको बोलते हैं एंड प्लेट, ठीक हो गया। नीचे ये दोनों तरफ जो है एंड प्लेट से फाइबर्स निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं टेल फाइबर्स। और टेल फाइबर्स टोटल 6 होते हैं, दोनों तरफ से 3-3 निकलते हैं, ठीक हो गया। ऊपर इसका हेड है। हेड के नीचे आप देखें, ऊपर वाला जो सर्कल सा बना हुआ है, उसके ऊपर दोनों तरफ से 2 लाइनें सी हैं, ठीक है। तो वो है कॉलर, उसको बोलते हैं कॉलर शक्ल का। हेड के नीचे बिल्कुल कॉलर होता है, ठीक है। तो ये उसका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो ये टेल फाइबर्स का क्या काम है कि ये जब बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं तो सबसे पहले टेल फाइबर्स जो हैं अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पूरे का स्ट्रक्चर बताएं। उसके अलावा एमसीक्यूज में आ जाता है कि टेल फाइबर्स कितने होते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।